अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। द टुडेज टॉपिक इज़ द वेप वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमोनिया वेप बंडल्स। आपके पेशेंट जो है वेंटिलेटर पे जाते हैं और वो वेंटिलेटेड एसोसिएटेड नमोनिया उनको हो जाता है और पेशेंट के जो है लंग ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की प्रोग्नोसिस जो है बहुत पुअर हो जाती है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पेशेंट की प्रोग्नोसिस जो है वो अच्छी हो, तो आपको वेब बंडल्स के कुछ रूल्स जो हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। दीज आर थिंग्स 1 to 9 यू आर लुकिंग एट द स्क्रीन के अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो काफ़ी हद तक आप जो है वेब से वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया से पेशेंट को बचा सकते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड टू द 30 to 45 डिग्री। बेड को जो है वो एलिवेट रखें 30 to 45 डिग्री तक, ताकि आपका पेशेंट जो है वो सिक्रीशंस जो है वो वापस जो है ना जाएं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होते हैं और सिक्रीशन एस्पायरेट हो सकती हैं। उसमें अगर फीड एनजी फीड है, अगर वो एनजी अपनी प्रॉपर पोजीशन पे नहीं है और फीड ऊपर आई हुई है तो फीड का भी एस्पिरेशन हो सकता है, इसमें चांसेस होते हैं। सेकंड पॉइंट, ओरल केयर विद टूथ ब्रश। अब जो है वो मॉडर्न टाइप के जो है टूथ ब्रश आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं इसको यूज़ करना चाहिए, कुछ जो है इसको ऑब्सोलीट करते हैं। तो ओरल केयर ब्रश से जो है बहुत सॉफ्ट होते हैं। आप पेशेंट की माउथ केयर जो भी आपके पास हॉस्पिटल की पॉलिसी के मुताबिक ओरल केयर के लिए सॉल्यूशन मौजूद है, वो आप मेडिकेशन आप यूज़ कर सकते हैं, मगर प्रॉपरली एटलीस्ट TDS 3 टाइम जो है वो लाजमी केयर होनी चाहिए। द थर्ड वन इज़ स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग ट्रायल। स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग ट्रायल जो है ये डेली पेशेंट को जो है अवेक करके देना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम 30 to 50 या 60 मिनट जो है वो पेशेंट को जो है असेसमेंट पेशेंट की जाए। और इसका पर्पस क्या होता है कि पेशेंट को जो है इंटूबेटेड पेशेंट जो है वो कैन ब्रीथ विदाउट द मैकेनिकल सपोर्ट, तो उसको ट्रायल दी जाए कि वेंटिलेटर के बगैर जो है वो उसकी अपनी ब्रीथिंग कैसी है, ताकि पेशेंट का लेंथ ऑफ स्टे जो है वो रिड्यूस हो सके। तो इससे लेंथ ऑफ स्टे प्रोलॉन्ग होने से बचाने के लिए हमें SBT टुडे यानी आज यानी डेली हमें ट्रायल देना पड़ता है, ताकि हम पेशेंट को अर्ली एक्सट्यूबेशन प्लान कर सकें, अगर आपका पेशेंट इस काबिल है तो। द फोर्थ वन इज़ द सडेशन होल्डिंग SAT स्पॉन्टेनियस अवेकिंग ट्रायल। सडेशन को होल्ड किया जाए। सडेशन के अपने बहुत सारे नुकसानात हैं, तो इस वजह से सडेशन को होल्ड करके स्पॉन्टेनियस अवेकिंग ट्रायल पेशेंट को दिया जाए। अगर पेशेंट अच्छा अवेक होता है और बाकी पैरामीटर पेशेंट के अच्छे होते हैं तो पेशेंट को एक्सट्यूबेट होने में आसानी होगी, ये काफ़ी सपोर्ट करेगा हमें। नाउ फिफ्थ वन इज़ चेंज ऑफ वेंटिलेटर सर्किट इफ़ सॉइल्ड। आपका वेंटिलेटर सर्किट जो है अगर वो सॉइल्ड हो रहा है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में जो है वो अक्सर वाटर एक्यूमुलेशन हो जाती है सर्किट के अंदर। जैसे L कनेक्टर हो गया, उसमें पानी अगर थोड़ा सा भी स्टे करता है तो आप फ़ौरन उसको जो है वो पानी को उसमें से निकाल दें, ताकि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो और पेशेंट को वैप ना हो सके वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया। और अगर आपका सर्किट जो है वो ऐसी सिक्रीशन होती हैं जो आपको नज़र आ रहा है कि सर्किट आपका इन्फेक्टेड हो चुका है, तो सर्किट को फिर चेंज कर देना चाहिए। वो सर्किट हो या HME फ़िल्टर हो या इसके अलावा L कनेक्टर हो, जो भी कंप्लीट सर्किट में ट्यूबिंग में क्लिनिकली आपको देखने में नज़र आ रहा हो कि ये गंदा है, इन्फेक्टेड हो, इससे इन्फेक्शन हो सकता है, तो उस चीज़ को चेंज कर दिया जाए। द सिक्स वन इज़ इटर्नल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द पेशेंट, एवरी पेशेंट, मगर वेंटिलेटेड पेशेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जिस तरह से एंटीबायोटिक इज़ नेसेसरी फॉर द पेशेंट, सिमिलरली द न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेशेंट। इंडिविजुअल एंटीबायोटिक कभी भी वर्क नहीं कर सकती, ये ICU के स्टाफ इस बात को ख़ास तौर पर जहन में रखें। अर्ली एक्सट्यूबेशन ऑफ द वेंटिलेशन के लिए, वेंटिलेटर से जल्दी हटाने के लिए आपकी न्यूट्रिशन पेशेंट को प्रॉपर पूरी प्रोवाइड होनी चाहिए। पूरी प्रोवाइड होगी तो एंटीबायोटिक भी अच्छा काम करेगी, और विदाउट न्यूट्रिशन एंटीबायोटिक का इफ़ेक्ट अच्छा नहीं होता। तो एंटीबायोटिक जो न्यूट्रिशन हम जो दे रहे हैं तो ये मसल वास्टिंग वगैरह जो है अच्छी करती है, यानी उसकी जो मसल्स की जो है पावर टून कम होने में सपोर्ट करती है। इसके अलावा जो है मेंटेन द गट को मेंटेन करती है और आपके जो है वो इन्फेक्शन को रिड्यूस करती है। नंबर 7, फिज़िकल थेरेपी एंड अर्ली मोबिलाइजेशन।
फिज़ियोथेरेपी पेशेंट की करवाएं, बीडी हो या टीडीएस हो, एज़ पर हॉस्पिटल पॉलिसी। जितनी ज़्यादा अच्छी फिज़ियोथेरेपी, चेस्ट फिजियो वगैरह होगी, पेशेंट का जो है वो एक्सट्यूबेशन आसान हो जाएगा। और जब पेशेंट इस काबिल हो जाए तो उसको अर्ली मोबिलाइज़ करें, बेड से उतारें, चेयर पे बिठाएं। ये पेशेंट की जो है अपनी फ़िज़िकल वर्किंग के लिए ज़्यादा अच्छा होगा और पेशेंट अच्छा फील भी करेगा। नंबर 8, द स्ट्रेस अल्सर प्रोफिलैक्सिस। स्ट्रेस अल्सर्स, आईसीयूज़ में पेशेंट को बहुत सारी एंटीबायोटिक्स और बहुत सारी मेडिकेशन चलती हैं, जिसकी वजह से हमारे गट जो है उसमें अल्सर्स हो सकते हैं। तो इसमें प्रोफेक्टिकली जो है आपको पीपीआई वगैरह जैसे चलाते हैं, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर। इसके अलावा भी और भी चीज़ें होती हैं जो आईसीयूज़ में चलती हैं। तो ये लाजमी प्रोफिलैक्सिस होना चाहिए ताकि पेशेंट का जीआई सिस्टम जो है वो प्रॉपर वर्क करता रहे। द लास्ट वन इज़ डीवीटी प्रोफिलैक्सिस। डीवीटी प्रोफिलैक्सिस के लिए हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द पेशेंट, जो आपका कंसल्टेंट डॉक्टर आपको एडवाइस करता है। अगर वो एडवाइस करता है कि आपको डीवीटी स्टॉकिंग पहनानी है तो उसे प्रॉपर पहनानी है आपने। पूरी पाँव के ऊपर डीवीटी स्टॉकिंग जो पहनी हुई है उसमें कहीं भी रिंकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दोबारा डीवीटी कर सकता है। ठीक है, इसको कहते हैं एंटी डीवीटी स्टॉकिंग, जो कि डीप वीनस थ्रम्बस होने से रोकती है। अगर डॉक्टर इसकी इजाज़त नहीं देता है, पाँव में सोर है, अल्सर है, कोई फ्रैक्चर है जिसकी वजह से ये आप नहीं अप्लाई कर सकते, एनी पॉइंट जो भी हो सकता है, तो इसके अलावा क्लैक्सिन होती हैं, क्लैक्सिन यूज़ करते हैं। अगर आपका डॉक्टर इजाज़त देता है तो क्लैक्सिन यूज़ करें। और इसके अलावा अगर डॉक्टर क्लैक्सिन की भी इजाज़त नहीं देता तो कुछ डिवाइसेस आती हैं जो न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइस होती हैं, साइमल्टेनियसली 1 बाय 1 दोनों पाँवों में पैड लगाने के बाद एयर सप्लाई करती हैं। तो ये चीज़ें यूज़ होनी चाहिए। अगर आप ये 1 to 9 पॉइंट सारे जो हैं वो अच्छी तरह से इसको फॉलो करते हैं तो उम्मीद है कि आप जो है अपने पेशेंट को वैप, वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया से बचा सकते हैं वैप बंडल को फॉलो करते हुए। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात, 2 बातें और हैं कि हमेशा पेशेंट को टच करने से पहले ग्लव्स ज़रूर पहनें। और ग्लव्स भी जो हैं ज़्यादातर नॉन स्टेराइल यूज़ होते हैं, तो ग्लव्स पहन के सबसे पहले अपने ग्लव्स को स्टेराइल करें। आप ग्लव्स को अगर स्टेराइल नहीं करते हैं तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो ग्लव्स को स्टेराइल करें। और स्टेराइल करने के बाद जो है पेशेंट की स्टेराइल टेक्निक के साथ सक्शनिंग करें और पेशेंट को हैंडल करें। और आईवी के हवाले से भी एक बात कहना चाहूँगा, जब भी आप जो है आईवी से कोई मेडिकेशन देते हैं तो उसमें भी आपको चाहिए कि अल्कोहल स्वैप से आईवी की पोर्ट को जो है लाजमी क्लीन करें, उसके बाद उससे मेडिकेशन प्रोवाइड करें ताकि आप पेशेंट को ब्लड इन्फेक्शन से भी बचा सकें। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं।